हेलो वॉचर्स, आज हम बात करने वाले हैं अजय देवगन की लेटेस्ट ब्लॉकबस्टर रेड 2 के बारे में, जो कि 2018 की सुपरहिट फिल्म रेड का ही सीक्वल है। यह फिल्म रिलीज हुई थी 1 मई 2025 को और बिल्कुल अपने पहले पार्ट की तरह ही ये भी एक रियल लाइफ इंस्पायर्ड इनकम टैक्स रेड के इर्द गिर्द घूमती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको रेड 2 की पूरी कहानी ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ डिटेल में समझाऊंगा, ताकि आप बिना थिएटर जाए भी इस मूवी के थ्रिल का मजा ले सके। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। हेलो वॉचर्स, दिस इज अनुराग एंड यू आर वाचिंग वॉच ऑन पॉइंट। रेड 2 की स्टोरी को समझने के लिए पहले थोड़ा रेड 1 के बैकग्राउंड को जान लेते हैं, क्योंकि दोनों फिल्म कनेक्टेड है। रेड में अजय देवगन ने अमय पटनायक का रोल किया था, जो एक IRS ऑफिसर है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का डिप्टी कमिश्नर है। अमय एक सच्चा और ईमानदार ऑफिसर है, जिसका बस एक ही मिशन है, करप्शन और ब्लैक मनी के खिलाफ लड़ना। पहले फिल्म में उसने लखनऊ के एक पावरफुल पॉलिटिशियन और डॉन रामेश्वर सिंह, जिसका किरदार सौरभ शुक्ला ने निभाया था, उसके घर पे एक बड़ा रेड मारा था। 4 दिन की लंबी रेड के बाद अमय ने रामेश्वर के सारे ब्लैक मनी और इलीगल ज्वेलरी रिकवर करके उसे जेल भेजा था। ये रेड 1980 के एक रियल लाइफ केस से इंस्पायर्ड थी। अमय की पर्सनल लाइफ में उसकी वाइफ मालिनी पटनायक भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। रेड में मालिनी का रोल इलियाना डिक्रूज ने किया था, लेकिन रेड 2 में इस रोल को वानी कपूर ने किया है। तो अब 7 साल बाद रेड 2 की कहानी वहीं से आगे बढ़ती है और एक नए विलन के साथ एक नई जंग की शुरुआत होती है। तो चलिए अब रेड 2 की कहानी में डाइव करते हैं। रेड 2 की शुरुआत होती है 1989 में राजस्थान के एक शाही पैलेस से, जहां एक ग्रैंड पार्टी चल रही होती है। इस पैलेस का मालिक एक पावरफुल राजा होता है, जिसके पास ढेर सारा पैसा होता है, लेकिन इसमें काफी पैसा ब्लैक मनी का भी है दोस्तों, जो उसने इलीगल तरीकों से कमाया है। राजा को टिप मिलती है कि आज उसके पैलेस में इनकम टैक्स रेड होने वाली है, और रेड कौन लीड करेगा? जी हाँ दोस्तों, वही अमय पटनायक। राजा डर के मारे अपना सारा ब्लैक मनी एक ट्रस्टेड आदमी के हाथों ट्रक में भर के पैलेस से निकलवा देता है। इधर अमय अपनी टीम के साथ पैलेस के गेट पे पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाने की कोशिश करता है, राजा के गुंडे उसकी टीम पे बंदूक तान देते हैं। अमय और उसकी टीम चुपचाप वापस लौट जाती है और राजा को लगता है कि अमय उससे डर गया है। लेकिन दोस्तों, ये तो अमय का मास्टर प्लान है। अमय को पता था कि राजा ने अपना ब्लैक मनी निकलवा दिया है। वो सीधा राजा के ट्रक्स का पीछा करता है और उन्हें सीज करता है, और राजा के आदमी को भी पकड़ लेता है और अपने ऑफिस ले जाता है। ऑफिस में राजा का आदमी अमय को ब्राइब ऑफर करता है, कहता है 4 लाख ले लो, फिर कहता है 10 लाख ले लो, और आखिर में 1 करोड़। लेकिन अमय उससे बोलता है, अगर राजा को अपना सारा ब्लैक मनी वापस चाहिए तो मुझे 2 करोड़ दो। राजा मान जाता है, 2 करोड़ अरेंज करता है और अपने ट्रक्स छुड़वा लेता है। यहाँ फिल्म का पहला बड़ा ट्विस्ट आता है दोस्तों। ऑडियंस को लगता है कि अमय पटनायक करप्ट हो चुका है, लेकिन ये उसका बहुत बड़ा प्लान था। असल में अमय ने जानबूझ के ये ब्राइब ली थी, क्योंकि उसे पता था कि ब्राइब के इल्जाम में उसका ट्रांसफर हो जाएगा, और वो चाहता था कि उसका ट्रांसफर राजस्थान के एक फिक्शनल टाउन भोज में हो, क्योंकि वहाँ का सबसे बड़ा विलन मनोहर धनखड़, जिसका रोल रितेश देशमुख ने किया है और जिसे लोग दादा भाई कहते हैं, उसका नया टारगेट है। भोज टाउन में अमय अपनी फैमिली, वाइफ मालिनी और 6 साल की बेटी के साथ नई जिंदगी शुरू करता है। यहाँ हमें मिलता है फिल्म का विलेन दादा भाई, जो भोज का MLA है और एक बहुत बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट है। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है दोस्तों समाज सेवक। दादा भाई के पास ढेर सारी दौलत है और वो अपने फाउंडेशन के जरिए गरीब लोगों की मदद करता है, खाना बांटता है, हॉस्पिटल बनवाता है और सोशल वर्क। इस वजह से पूरा भोज उससे प्यार करता है और उसकी इज्जत करता है। लेकिन दोस्तों, ये सब तो एक धोखा है। अमय की इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि दादा भाई का फाउंडेशन असल में एक फ्रंट है, जिसके जरिए वो हवाला के थ्रू ब्लैक मनी को वाइट करता है। और आखिर वो ब्लैक मनी को वाइट करता कैसे है? वो गरीब लोगों की जमीनों को सस्ते दाम में खरीदता है और उनकी बेटियों को रेलवे जैसे गवर्नमेंट जॉब्स दिलवाने का झूठा वादा करता है।
और फिर उन लड़कियों का शोषण भी करता है। और इतना ही नहीं, अमय को ये भी पता चलता है कि दादा भाई के पास्ट में एक लड़की नेहा राठौड़ थी जिससे वो प्यार करता था। गांव वालों के हिसाब से नेहा की मौत एक ट्रेन एक्सीडेंट में हुई थी, लेकिन सच ये है कि दादा भाई ने उसे एक्सप्लॉइट किया था और जब उसने अपोज किया तो उसकी हत्या कर दी गई। अमय अपने टीम के साथ दादा भाई के घर पे रेड मारता है, लेकिन यहाँ उसे बड़ा झटका लगता है। दादा भाई, जो कि एक पावरफुल मिनिस्टर भी है, पहले से ही तैयार होता है। उसने अपने सारे सबूत हटा दिए होते हैं और रेड में अमय को कुछ नहीं मिलता और इस वजह से वो रेड फेल हो जाती है। और दादा भाई अपनी पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करके अमय को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से सस्पेंड करवा देता है। दादा भाई अमय के सामने ये भी रिवील करता है कि वो उस पे पहले से ही नजर रखे हुए था और अमय के ब्राइब वाले प्लान के बारे में भी वो जानता था। सस्पेंड होने के बाद भी अमय हार नहीं मानता। वो अपने पुराने IRS बैचमेट्स और कॉन्टेक्ट्स का नेटवर्क यूज करता है और दादा भाई के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन को जारी रखता है। इस प्रोसेस में उसे पता चलता है कि दादा भाई अपना ब्लैक मनी जमीनों के जरिए वाइट करता है। वो गरीब लड़कियों के परिवार से उनकी जमीन सस्ते में ले लेता है, उन्हें जॉब्स का लालच देता है और फिर लड़कियों का शोषण करता है। इधर अमय की वाइफ मालिनी भी एक्टिव हो जाती है। वो उन लड़कियों से मिलती है जिनका दादा भाई ने शोषण किया होता है और उन्हें दादा भाई के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कन्विंस करती है। लेकिन शुरुआत में कोई लड़की साथ देने को तैयार नहीं होती क्योंकि दादा भाई का डर सबके दिल में होता है। अमय एक नया प्लान बनाता है। वो दिल्ली में एक करप्ट लॉयर से मिलता है और उससे दादा भाई के खिलाफ एक PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करवाता है, जिसमें ये क्लेम किया जाता है कि दादा भाई ने गरीब लोगों की जमीन हड़पी है। जब दादा भाई को इस PIL का पता चलता है तो वो घबरा जाता है और उसी लॉयर को 5 करोड़ की ब्राइब देता है ताकि वो PIL हटा दे। लेकिन ये लॉयर असल में अमय का प्लांटेड था। कोर्ट में लॉयर दादा भाई की ब्राइब वाली रिकॉर्डिंग प्ले करता है और साथ ही नेहा राठौड़ की हत्या और लड़कियों के शोषण के सबूत भी पेश करता है। ये सब देख के कोर्ट दादा भाई को भोज से तड़ी पार करने का ऑर्डर देती है ताकि वो केस के सबूतों के साथ छेड़छाड़ न कर सके। दादा भाई अपनी पावर का यूज करके तड़ी पार ऑर्डर हटवा लेता है, लेकिन तब तक अमय अपना अल्टीमेट प्लान एग्जीक्यूट कर चुका होता है। वो अपने सीनियर से मिलता है, अपने सबूत पेश करता है और अपनी सस्पेंशन हटा के वापस जॉब पे आ जाता है। अमय को पता चलता है कि दादा भाई ने अपना सारा ब्लैक मनी और गोल्ड एक नए होटल में छुपा रखा है। वो अपनी टीम के साथ होटल में रेड मारता है। रेड के दौरान होटल की दीवारों के अंदर ढेर सारा कैश और सोना निकलता है। बाथरूम के नालों तक में सोना लगा होता है। इस रेड में 500 करोड़ की बेनामी प्रॉपर्टी रिकवर होती है जो सब दादा भाई की है। दादा भाई जब वापस आता है वो CM और PM तक को फोन करता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। वो भोज के लोगों को अमय के खिलाफ भड़काता है और एक भीड़ होटल को घेर लेती है, लेकिन अमय स्मार्टली रिकवर किए हुए पैसों को लोगों में बांट देता है। वो कहता है कि ये पैसा तो उनका ही है जो दादा भाई ने उनसे लूटा था। इसी दौरान मालिनी उन लड़कियों को एकजुट कर लेती है जिनका दादा भाई ने शोषण किया था। वो सब दादा भाई की माँ के सामने उसकी सच्चाई ले आती है। माँ अपने बेटे की करतूत जानने के बाद टूट जाती है और दादा भाई को थप्पड़ मारती है। यह देख के दादा भाई भी टूट जाता है और खुद सरेंडर कर देता है। पुलिस उसे अरेस्ट करती है। फिल्म के एंड में हम जेल में दादा भाई को देखते हैं, जहां उसकी मुलाकात होती है रेड के विलेन रामेश्वर सिंह से, जो पैरोल के बाद जेल से वापस आया है। दोनों मिलके अमय से बदला लेने की बात करते हैं, जिससे हमें हिंट मिलता है दोस्तों कि बहुत ही जल्द रेड 3 भी देखने को मिलेगी। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म होती है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी रेड 2 की पूरी कहानी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी और क्या आप रेड 3 के लिए एक्साइटेड है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, वॉच ऑन पॉइंट।